Good morning, student. Today I will further continue the fifth chapter of civics, that is judiciary. What is the structure of courts in India? भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? There are three different level of court in our country. हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं. देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल while there is only one at the apex level. निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं. सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है. The courts that most people interact with are what are called subordinate of district court. जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है. These are usually at the district or tehsil level or in towns and they hear many kinds of cases. ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं और ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है. Each state has a high court which is the highest court of that state. प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है. At the top in the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है. यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है. The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं. Are these different level of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower court. तो बच्चों, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ. भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है. इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं. Another way to understand this integration in through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the
लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। और इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी मीन्स बाय द एप्लीट सिस्टम by tracking a case. State Delhi administration versus Lakshman Kumar and others 1985 from the lower court to the Supreme Court। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था और वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी। Her family filed a case in court when this case was heard in the trial court of her neighbors were called in as witness। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पे बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा था, दे स्टार्टेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1st they had heard Sudha scream and the forced their way into Lakshman's flat। 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। There they saw Sudha standing with her sari in flames। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थीं। They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire। सुधा ने बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने
आग लगाई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल, मेंबर्स ऑफ सुधा's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-law and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और पड़ोसियों ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari catch fire while she was heating milk. अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट्स convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Sudha Chandra and sentenced all their of them to death. इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। In November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. 1983 के नवंबर महीने में तीनों अपराधियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। द हाई कोर्ट्स आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड died due to an accident fire caused by the kerosene stove. दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्रा वर एक्विटेड। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। यू हैव रिमेंबर द फोटो इजी ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला अदालत पर केंद्रीय चित्र निबंध याद होगा। You read about how in the 1980s women's groups across the country spoke out against dowry deaths. उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held
demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज्ड टू पर्सन फॉर लाइफ। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। What are the different branches of the legal system? विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? The above case of the dowry death falls within what is considered a crime against society and a वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विथ सिविल लॉ केसेस। You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है और फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून में क्या फ़र्क है? लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू द अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। क्रिमिनल लॉ
फौजदारी कानून deals with conduct or acts that the law defines as offenses, for example theft, harassing a woman to bring more dowry, murder। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। इसी का सेकेंड है, यूजली बिगिंस विथ द लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR विथ द पुलिस who investigates that crime, after which a case is filed in the court। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अब सिविल लॉ में क्या है, यानी दीवानी कानून डील्स विथ एनी हार्म or injury to rights of individuals, for example disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matter, divorce cases। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। ए पर्सन हैज टू बी filed before the relevant court by the affected party only in a rent matter, either the landlords of tenant can file a case। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। The court gives the specific relief asked for instance in a case between a landlord and tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बाकी किराया चुकाए। थैंक यू।